नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज फिर आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। कल उससे कई सवाल पूछे गए लेकिन सवाल जवाब पूरे नहीं हो पाए। कई सवालों का जवाब उसने अंग्रेजी में दिया और कहीं पर मुस्कुराता रहा। कई सवालों पर आफ्ताब ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। आफ्ताब ने यह भी कहा अब तो दृश्यम 2 आ गई है। आरोपी आफ्ताब को बुखार है, इस वजह से आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट उसकी सेहत पर निर्भर करेगा। कल करीब 6 से 7 घंटे आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सूत्रों का यह भी कहना है कि आफ्ताब से करीब 50 सवाल पूछे गए। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब से उसके बचपन के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, श्रद्धा से उसके रिश्तों के बारे में सवाल किए गए। उससे पूछा गया कि अगर उसने कत्ल किया है तो कब किया और कत्ल करने के बाद उसने सारे सबूतों को कहां पर छुपाया और श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उन्हें किन किन इलाकों में ले जाकर फेंका। अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आपके पास सबसे पहले आते हुए, बुखार की वजह से सवाल जवाब पूरे नहीं हो सके और आज उसकी सेहत पर निर्भर करता है कि दूसरा राउंड पूरा हो पाएगा या नहीं। इससे जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद ही जो है वो पॉलीग्राफ प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। कल भी जब वो यहाँ पर आया था तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो था और शाम को जाते जाते जो है वो फीवरिश था, वो महसूस कर रहा था। इसलिए आज अगर पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो पहले उसके प्री मेडिकल जो टेस्ट होते हैं फिर से किए जाएंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गई, इसके अलावा फीवर है या फिर नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सर्दी खांसी जुकाम है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पॉलीग्राफ टेस्ट पर असर डाल सकते हैं और इसकी वजह से जब तक वो मेडिकली फिट नहीं होता तब तक उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा। इससे सब कुछ डिपेंड करता है कि आज उसकी तबीयत कैसी है और तबीयत सही होने के बाद ही आज उसको यहाँ पर लाया जाएगा। जी अरविंद, आपका रुख मैं अब कर रही हूँ। सवालों का जवाब हिंदी में पूछा गया सवाल जवाब वो अंग्रेजी में दे रहा है और बताया जा रहा है कि कई सवालों पर मुस्कुराता रहा और दृश्यम 2 आ गई है, इस तरह की बात भी उसने कही है। क्या कनेक्शन दृश्यम से? जी नहीं, देखिए तमाम ये जो सवाल है दरअसल जो अक्यूज होता है उसको कैजुअल करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए जो डॉक्टर है वो इस तरह के सवाल करते हैं। लेकिन आपको चौंकाने वाली बात बताऊं कि दरअसल जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी उससे पूछताछ करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर सवाल पूछा जाता है तो आफ्ताब यही कहता है कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ। यानी कहीं ना कहीं जो रटा रटाया जवाब, जो पूरा होमवर्क किया, न सिर्फ हत्या करने के लिए ऐसा लगता है कि उसने पूरा होमवर्क किया, बल्कि हत्या के बाद जो लाश ठिकाने लगाना है उसके लिए भी पूरा होमवर्क किया है। काफी ज्यादा पूछताछ में नॉर्मल रहता है, शरीर पे उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई देती है। इन सब के बीच तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है। जो उसके दोस्त हैं उनके दोस्तों का भी बयान दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में सीआरपीसी 164 में दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो आफ्ताब है वो श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, जान से मारने की धमकी भी दी थी एक बार उसने। तो इस तरह के तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है। आफ्ताब की जैसे आपने बात की, पूरे जब से वो गिरफ्तार हुआ है, मैं लौटूंगी आपके पास। वरुण, आप भी बने रहिए। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके, खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि
अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। सर, आपने एक आज विजिलेंस रिपोर्ट को लेकर हमला किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि इसमें अनियमितता है सर। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। सर, कल आपके कार्यकर्ता हैं संदीप भारद्वाज, उनकी डेथ हुई है और अब एक तरह से बीजेपी इकोसिस्टम इस बात को पुश कर रहा है कि टिकट के दावेदार थे और उस वजह से, क्योंकि टिकट नहीं मिला, इस वजह से सुसाइड हुआ है। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को, जो कि कल मनोज तिवारी के दिए गए एक बयान को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से आक्रोशित है, अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मनोज तिवारी ने केजरीवाल की हत्या की धमकी दी। ये अपने बयान में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मनोज तिवारी को हमले की बात कैसे पता, ये सवाल मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। दरअसल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री और जेल में दुराचार के आरोपी से दोस्ती और मसाज प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता और जनता उनसे गुस्से में है। और इसी बयान का हवाला देते हुए अब आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने
निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। तो निगम चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। इस पर रहेगी नजर, आगे भी इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से श्रद्धा मर्डर केस की बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन अहम है। आज फिर आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। कल उससे कई सवाल पूछे गए, लेकिन सवाल जवाब पूरे नहीं हो पाए। कई सवालों का जवाब उसने अंग्रेजी में दिया और कई सवालों पर वो मुस्कुराता रहा। कई सवालों पर आफ्ताब ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। आफ्ताब ने यह भी कहा अब तो दृश्यम 2 आ गई है। आरोपी आफ्ताब को बुखार होने की वजह से कल पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हो सका था, इसलिए आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, लेकिन यह भी उसकी सेहत पर ही निर्भर करेगा कि आज ये टेस्ट पूरा हो पाएगा या नहीं। कल करीब 6 से 7 घंटे आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और सूत्रों का यह भी कहना है कि आफ्ताब से करीब 50 सवाल पूछे गए थे। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब से उसके बचपन के बारे में सवाल पूछे गए, उसके दोस्तों के बारे में उससे पूछा गया, श्रद्धा से उसके रिश्ते कैसे थे इसके बारे में भी जानकारी उससे लेने की कोशिश की गई, उससे सवाल पूछे गए और यह भी उससे समझने की कोशिश की गई कि उसने कत्ल कैसे किया, क्या ये प्री प्लान्ड कत्ल था, कब किया, कैसे उसने हत्या को अंजाम दिया और कत्ल करने के बाद उसने सारे सबूतों को कहां पर छुपाया और श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उन्हें किन किन इलाकों में ले जाकर फेंका। वरुण सना मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, फिर से हम वरुण के पास चलेंगे। वरुण, आज पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से आफ्ताब की सेहत पर निर्भर करता है, लेकिन कौन कौन से वो अहम सवाल हैं जो कल उससे पूछे गए? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल आफ्ताब से इस सवालों का सिलसिला शुरू किया गया, ऐसे में निश्चित तौर पे पहले और दूसरे दिन के तमाम सवालों को रिपीट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आफ्ताब का जो नेचर था वो बहुत ही आराम वाला था, बैठा हुआ था सामने। जब सवाल उससे हिंदी में किया जाता था तो उसका अंग्रेजी में वो जवाब देता था। 1 और 2 लाइनर ही जवाब वो दे रहा था। इससे पहले जब वो पहले दिन आया था तो उससे ये पूछा गया कि तुम ये जो प्लानिंग करके बैठे हो, क्या तुमने कोई मूवी देखी है, क्या तुमने दृश्यम देखी है? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। आज बहुत ही अहम विषय के ऊपर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी सांसद मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथी नीलकंठ बख्शी जी मौजूद हैं। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा आदरणीय मनोज तिवारी जी से, आप सबको संबोधित करें और इस अहम वार्ता के बारे में बताएं। दोस्तों, किसी की मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात हम अच्छी तरह समझते भी हैं और हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में इस प्रकार से किसी और की मौत न हो जाए, इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है। इस नाते से आज मैं कुछ बातें आप सबके लिए करके आया हूं सामने। आप सभी जानते हैं कि कल एक व्यक्ति ने आत्महत्या जैसी बातें हमारे दिल्ली में आई हैं, लेकिन मैं मानता हूं यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। कल हालांकि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो टिकट के दावेदार थे और ऐसा समाचार में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मगर जिस प्रकार की सारे प्रमाण, बातें, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, ये कहीं से आत्महत्या नहीं लगती है। उनका नाम संदीप भारद्वाज। मैं कल गुजरात में था और मुझे पता चला कि संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से, जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था,
जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। ये पाप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। ऐसी स्थिति में जो खबरें आ रही हैं, किसी अंजलि राय का नाम आ रहा है इसमें कि उनके बेटे को टिकट दिया गया जो पैसे से बेच दिया गया। थोड़े समय पहले भी इस प्रकार की एक घटना आई जहां पर कि ऐसे ही टिकट बिक्री के आरोप के कारण दिल्ली के एक विधायक को आम आदमी पार्टी के लोग ही बहुत दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए नजर आए। हम ऐसी स्थिति की दिल्ली में कल्पना नहीं करते हैं, हम इससे बहुत चिंतित हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से कट्टर ईमानदारी की बात करने के बाद इस प्रकार का भ्रष्टाचार, टिकटों की बिक्री और यहां तक कि लोगों को मौत के कगार तक पहुंचा देने की प्रक्रिया बातें आएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप तमाशा नहीं देख सकती। हमारे लिए दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कंसर्न रखती है। हमें दिल्ली की खुशहाली हमारे लिए कंसर्न रखती है। ऐसी स्थिति में मेरा मन रो रहा है। मैं जब से ये समाचार सुना हूं, मुझे न खाना अच्छा लग रहा है, न पानी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की मानवता भी अंदर से मर चुकी है। उनको इस विषय पे बात करने की जगह, इस विषय पे कुछ कहने की जगह वो रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर के बैठ जाते हैं दिल्ली के लोगों के सामने। रटा रटाया स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं दिल्ली की मीडिया के सामने। क्या हमारे दिल्ली के युवक, दिल्ली के लोग, दिल्ली के राजनीति में आगे जाने के लिए सोचने वाले लोग ऐसे ही मौत के कगार पे जाते रहे? अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संदीप भारद्वाज जैसे लोगों को ऐसे ही मौत के मुंह में पहुंचाते रहेंगे? ये मात्र भारतीय जनता पार्टी या मनोज तिवारी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये चिंता आज पूरे दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। अगर देश के कुछ लोग दिल्ली को समझते हैं, देखते हैं, उनको भी करना पड़ेगा। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई है। और इन सारे बातों से, प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिस स्तर पे भी जांच हो। संदीप भारद्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा दिल्ली को, जाना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। इसका जवाब मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो संदीप भारद्वाज की मौत हुई है, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया है, वो कई लोगों के द्वारा उसको आत्महत्या तक पहुंचाया गया है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी ही चाहिए। इसके लिए आज मैं आप सबके सामने बैठ करके और दिल्ली के लोगों की आवाज आप सब तक पहुंचा रहा हूं। उन सभी एजेंसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो इसमें उच्च स्तरीय जांच के लिए आगे आ सकते हैं। और हमें पूरा उम्मीद है
कि न्याय मिलेगा। जी प्रियंका, मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे साफ हुआ है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? 2019। ये 2019 में है। ये अलग डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हम चाहते हैं सजा किसी को भी अगर उसके कुकर्मों की हो, पापों की हो, तो सजा न्यायालय दे। सड़क पे इन लोगों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप लगाए। सनसनीखेज आरोप मनोज तिवारी पर उन्होंने लगाए। मनोज तिवारी ने केजरीवाल की हत्या की धमकी दी, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। मनोज तिवारी को हमले की बात कैसे पता? मनोज तिवारी के एक ट्वीट के बाद ये सियासी संग्राम छिड़ गया, जिस पर आज मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनीखेज आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। मनोज तिवारी के बयान की जांच होनी चाहिए। और वही इसके जवाब में मनोज तिवारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता दें। किसी की मौत पर राजनीति ठीक नहीं, मनोज तिवारी ने ये बयान दिया है। संदीप भारद्वाज सुसाइड मामले को लेकर ये बयान दिया गया मनोज तिवारी की तरफ से और उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता की थी। अगर मेरा ट्वीट आप उठाकर देखेंगे तो उसमें मैंने चिंता जाहिर की थी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर। केजरीवाल के विधायक पिट रहे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। मनोज तिवारी ने भी पलटवार करते हुए ये तमाम बातें कही। दिल्ली में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखाएं। शिवाजी पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के रूप में केंद्र ने अमेजॉन पार्सल भेजा है, ये पार्सल महाराष्ट्र को नहीं चाहिए और केंद्र सरकार उन्हें वापस बुला ले या वृद्धाश्रम भेज दे। दरअसल राज्यपाल ने कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि शिवाजी पुराने समय के आइकॉन है, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के महाराष्ट्र के नए आइकॉन है। इसे शिवाजी का अपमान बताते हुए उद्धव ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 5 दिनों के भीतर उनकी मांग पर केंद्र ने फैसला नहीं किया तो उनके गुट की शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में बंद बुलाएगी। या माणसांची कुवत काय असते, या माणसांची पात्रता काय असते, जरासा एक शब्द वापरतो, कोणी गैरसमज करू नये, म्हणजे खास करून ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल मी बोलतोय की वृद्धाश्रमातही जागा नाही अशांना राज्यपाल म्हणून नेमलं जातं का, हा सुद्धा एक आता प्रश्न केंद्र सरकारला विचारायला पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा अधिकार कुणाला आहे? बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, त्यांचे विचार मोडून तोडून टाकणाऱ्यांना अधिकार आहे आमच्यावर टीका करण्याचा? सत्तेच्या खुर्चीसाठी
तुम्ही बाळासाहेबांचे विचार मोडले, हिंदुत्वाचे विचार सोडले आणि कॉम्प्रोमाइज केलं, तडजोड केली, त्यांना आम्हाला शिकवण्याची। तो महाराष्ट्र में राज्यपाल के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और महाराष्ट्र ही नहीं राजस्थान में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। अशोक गहलोत के तेवर बागी हैं, वहीं सचिन पायलट भी शांत होते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में आलाकमान के सामने एक बार फिर राजस्थान में गहलोत और पायलट की तनातनी चुनौती बनती जा रही है। अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है, राहुल के साथ जुड़ती हैं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। इस यात्रा में जिस तरह आगे आकर जुड़ते हैं सचिन पायलट, सवाल तब उठा है कि अब राजस्थान की सरकार के पायलट भी सचिन बन सकते हैं। जवाब जानने के लिए और विस्तार से समझते हैं। याद करिए 2018 की तस्वीर को। राहुल ने राजस्थान के चुनाव के फैसले के बाद दिल्ली से तय किया कि पायलट वेटिंग में रहेंगे, कमान गहलोत संभालेंगे। 4 साल बाद अब नई तस्वीर आई है। राहुल प्रियंका के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पायलट अचानक जुड़ते हैं। क्या पायलट के लिए अब गांधी परिवार का संकेत आ गया है? क्या संकेत समझकर ही अशोक गहलोत इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में हैं? इतने कि एक दिन में 6 बार पायलट को गद्दार कह चुके हैं। यहां तक कि यह भी कह दिया कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब आपको समझना जरूरी है कि गुजरात की रैली में राहुल गांधी के साथ दिख चुके अशोक गहलोत ने अचानक मोर्चा सचिन पायलट के खिलाफ क्यों खोला। जानकारी जो आज तक संवाददाता बताते हैं वो ये कि भले 25 सितंबर को राजस्थान से दी गई आलाकमान को चुनौती के बाद गहलोत ने जाकर दिल्ली में माफी मांग ली हो, लेकिन दावा है कि गांधी परिवार और गहलोत के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए। दावा यह भी कि गुजरात में अशोक गहलोत को राहुल गांधी से कोई खास रिस्पांस भी नहीं मिला। क्या इसीलिए गांधी परिवार के समझाने के बावजूद एक बार फिर गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ जनता के सामने मोर्चा खोला और कह दिया कि पायलट तो सरकार गिराने के लिए 2020 में 19 विधायक लेकर मानेसर चले गए थे। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। मालूम है आपको राजस्थान में उनका बस नहीं चला। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, प्रदेशवासियों का। नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी अहम बैठक के लिए गहलोत और पायलट पहली बार आमने सामने आए हैं। दावा है कि दोनों में तब ना तो नजरें मिली ना कोई बातचीत हुई। गहलोत अब खुलकर ये जरूर सब जगह कहने लगे कि पायलट को सीएम नहीं बनने दूंगा, और पायलट समर्थक मंत्री कहते हैं एक एक विधायक से अब भी बात हो जाए तो 80% से ज्यादा एमएलए सिर्फ पायलट को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब वो 1-to-1 बुलाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? 1-to-1 यदि सीएलजी की मीटिंग हो जाए और 1-to-1 लोगों पर किसके साथ कितने पता चल जाएगा। बार बार राजस्थान में उठने वाली इन चिंगारियों के बीच दिल्ली से भी संदेश गहलोत के लिए आया। जयराम रमेश ने कहा है कि अशोक गहलोत सीनियर और अनुभवी नेता हैं। जो भी मतभेद पायलट के साथ है वो ऐसे सुलझेंगे जिससे पार्टी मजबूत हो। फिलहाल सबका काम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूत करना है और कुछ नहीं। इस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। सियासत में सिरमौर तक जाने तक का सफर होता ही ऐसा है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पिछले करीब 4 सालों से मोर्चा खोला हुआ है। गाहे बेगाहे तीखी बयानबाजी से निजी और सियाली रिश्तों को उस मुहाने तक पहुंचा दिया है जिसकी डोर कभी भी टूट सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट का ये उद्गार नया नहीं है।
अदावत की कहानी पुरानी है जो रह रहकर जुबानी ज्वालामुखी की शक्ल में सामने आती रहती है। यह विस्फोट फिर से हुआ है, जहां गहलोत ने सचिन पायलट पर तीखा वार किया है, तो पलटवार में पायलट ने भी कोई कोताही नहीं बरती। दरअसल राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सियासी जोर आजमाइश उस वक्त से चालू है जब साल 2018 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट थे, लेकिन जीत के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया अशोक गहलोत को। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। 2018 में शुरू हुआ झगड़ा जुलाई 2020 में उस वक्त परवान पर जा पहुंचा जब सचिन पायलट कुछ मंत्रियों समेत 18 विधायकों के साथ दिल्ली और मानेसर में जम गए। सरकार पर संकट के बादल मंडराए तो कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत का साथ दिया और पायलट से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छीन ली गई। तल्खी के उस दौर में सीएम गहलोत ने पायलट पर करारा जुबानी प्रहार किया। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। कांग्रेस की सियासत में गहलोत लगातार पायलट पर हावी होते जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में पायलट ने बयान दिया कि किसी को जिंदगी भर के लिए सत्ता में रहने का घमंड नहीं होना चाहिए। दोनों में सियासी रस्साकशी जारी रही। मार्च 2022 में सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पर फिर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग सत्ता की कुर्सी से चिपक जाते हैं, ऐसे लोग खुद को असुरक्षित समझते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। सितंबर 2022 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, उस वक्त भी पायलट खेमे को लगा कि अब राजस्थान में उनके लिए सत्ता का दरवाजा खुलेगा। लेकिन गहलोत का इरादा अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी बने रहने का था। इसी दौरान सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर फिर तंज कसा। कहा कोई भी शख्स एक साथ 2 पदों पर काबिज नहीं हो सकता। मेरे ख्याल 8 या 10 राज्यों ने ये सर्वसम्मति से एक भावना प्रकट करी है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। ये निर्णय उनका रहेगा अंत में कि वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। जो भी हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलकर जो नेता बनता है या उसका चुनाव होता है, उसके अंदर एक मॉरल अथॉरिटी आती है। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमेशा चुनाव जीतकर ही अध्यक्ष बने हैं, तो चुनाव दोबारा हो रहे हैं। ये निर्णय राहुल जी का होगा कि वो लड़े ना लड़े, लेकिन कांग्रेस जन ये अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। लड़ाई कुछ और आगे बढ़ी जब नवंबर के पहले सप्ताह में पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ की, जिस पर पायलट ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की है, उससे कुछ अंदेशा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयां करी है, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब एक बार फिर से गहलोत ने मौका मिलते ही सचिन पायलट के सियासी औकात और हैसियत का मुद्दा खुलेआम उछालकर जंग को भीषण कर दिया है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले प्रदेश के 2 सबसे कद्दावर नेताओं के बीच अदावत कम से कम कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज तक ब्यूरो। श्रद्धा हत्याकांड का शोर गुजरात के चुनावी रण में भी सुनाई दे रहा है। बीजेपी श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद से जोड़ रही है, तो विपक्ष बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप मढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
वैसे तो श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा देश हैरान है आफताब की क्रूरता को देखकर। मगर यही श्रद्धा मर्डर केस अब सियासी हो चला है। गुजरात के चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस के बहाने लव जिहाद की राजनीति गर्म होती जा रही। असम के मुख्यमंत्री श्रद्धा केस के बहाने लव जिहाद की मानसिकता पर चोट कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी हिमंता बिस्वा शर्मा को जवाब दे रहे हैं। पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है। हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूँ। मेघालय आसाम पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं, अब पर वहां जाए, लोग मर रहे हैं, यहाँ आकर क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या बकवास बात करते हैं। देखिए, महिलाओं पर जो जुल्म देश में होता है वो मर्दों की सिक माइंडसेट की वजह से होता है। इसको कैसे खत्म किया जाए? अब वो आजमगढ़ में एक लड़की के 6 टुकड़े कर दिए गए। दिल्ली में एक लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की तो उसके ही पिता ने उसको मारकर सूटकेस में फेंक दिया। आज दिल्ली में एक ड्रग एडिक्ट ने अपने ही घर में जाकर अपनी माँ को, अपने पिता को, उनका मर्डर कर दिया। ये नजर नहीं आता क्या उनको? फिर हिमंता बिस्वा शर्मा से आज तक संवाददाता ने सवाल किया कि एक भयानक अपराध को वो लव जिहाद से क्यों जोड़ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब सुनिए। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो? आपका दृष्टि में क्राइम है, मेरा दृष्टि में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। चुनाव में लव जिहाद का मुद्दा भारतीय राजनीति के क्षत्रपों को बहुत भाता है। ये ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में छा जाता है। लिहाजा हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो शुरुआत की थी उसे आगे ले जाने का जिम्मा बाकी नेताओं ने उठा लिया। लव जिहाद के मुद्दे से गुजरात चुनाव का माहौल गरमाया तो अपने बयानों से विवादों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ने भी तापमान बढ़ा दिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि लव जिहाद के चक्कर में पड़कर लड़कियां शादी करती, उन पर अत्याचार होते हैं और वो अपने 35 टुकड़े करवा लेती। हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी हैं वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। आप जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। दोषियों से सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल, कौन नहीं कह रहा है, बिल्कुल होनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जहां भी जा रहे हैं, लव जिहाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। जहां तक गुजरात की बात है तो गुजरात में 2003 से ही इस सिलसिले में कानून है। समझिए इसे, 2003 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के मकसद से गुजरात में कानून बना। अप्रैल 2021 में इस कानून में संशोधन किए गए। इसे गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 नाम दिया गया। इसके तहत धोखा या लालच देकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक की सजा का प्रावधान है। अगर लड़की नाबालिग है तो 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के रहते हिमंता बिस्वा शर्मा गुजरात में श्रद्धा आफताब के मुद्दे को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। सियासी तकाजा यही कहता है कि लव जिहाद तो बहाना है, मकसद हिंदू मुस्लिम का वोट पाना है। मगर सवाल यह है कि गुजरात के चुनाव में ये लव जिहाद वाला दांव चलेगा या नहीं। अहमदाबाद से पौलमी साहा, गोपी घांगर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगी आग पूरी रात धधकती रही। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग इतनी भयानक थी कि एक इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर 40 दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग की उठती लपटें,
धू-धू कर जलती दुकान, आग के साथ दरवाजों, खिड़कियों के चटकने की आवाज। दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में एक है चांदनी चौक, और आग की ये तस्वीर है चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस बाजार की। भाई बहुत तगड़ी आग लगी है। फैंसी लाइट्स की दुकान में आग रात करीब 9:30 बजे लगी। तस्वीरें देखिए, आग किस कदर से कराल है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन संकरे रास्ते की वजह से दमकल गाड़ियों को आग वाली दुकान तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क पर फुटपाथ के लिए बने डिवाइडर को तोड़कर किसी तरह दमकल गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया गया। आग की लपटें उठी तो सबसे पहली चिंता ये हुई कि कहीं उस दुकान में कोई फंसा तो नहीं है जहां आग लगी है। ये शोरूम्स है सारे, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसा? नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भागीरथ प्लेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। यहाँ फैंसी लाइट के शोरूम है, इलेक्ट्रिकल मार्केट है। इसका मतलब है सर कि उसमें कोई लोग अंदर थे नहीं थे, इसका कोई आइडिया लग पाया? नहीं, अंदर कोई भी नहीं था अभी, क्योंकि तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारा वाइंड अप हो जाता है और ये लगी है 9 बजे के आसपास। तो 9 बजे तक तो कोई भी नहीं होता दुकानों में, और उस टाइम जब होता है तो उसके बाद तो फिर टाइम लगेगा कंट्रोल करने में। आग की लपटें भयावह थी। दमकल की 18 गाड़ियां पूरी रात आग बुझाने में लगी रही। आग की खबर पाकर बीजेपी नेता विजय गोयल रात में ही मौके पर पहुंच गए। सारे चांदनी चौक में मोटी मोटी तारें झूल रही हैं और इस बारे में प्रशासन को काफी चुस्त कहा गया, किंतु कुछ नहीं हो रहा है जी। यहाँ शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया, जिसका काम ही ये था कि ये सारी इसकी प्लानिंग की जा सकती थी। इस रोड के अंदर भी सारे सिस्टम चैनल के नीचे डाले हुए हैं, पर वो काम नहीं कर रहे हैं जी। तो चांदनी चौक में एक मोटी तारों के कारण आग लगने की प्रॉब्लम है, जो बाद में दोबारा और लगेगी। चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्त बाजारों में है। आग लगना एक हादसा है, लेकिन इसे रोकने के लिए इंतजाम रखना प्रशासन का काम है। राहत की बात इतनी है कि आग रात में लगी। दिन के व्यस्त समय में आग लगती तो नुकसान माल के साथ जान का भी हो सकता था। अभिषेक आनंद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।